आज इकरा हसन की आंखों में आंसू हैं। उनके खिलाफ आतंकवादी और मुल्ली इतने ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून। ये जो आपके जिले में मुद्दा उठाया जा रहा है और हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर के बीच में तनाव पैदा किया जा रहा है, ये सोची समझी योजना के तहत है। मुझे इकरा की बात से सीधे तौर पर याद आ गई ये बिधूड़ी की ये बात उन्होंने दानिश अली के लिए जब संसद में कहा था कि ओ आतंकवादी, और दूसरी एक और गाली दी थी। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी उत्तर प्रदेश से अब बिहार भेजा गया है योगी आदित्यनाथ को जहर बोने के लिए, और वही जहरीले बयान वो वहां पर दे रहे हैं। पाप की इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। विकास बनाम बुर्के की राजनीति हो रही है, जिस तरह से कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए यहाँ आदित्यनाथ को भेज दिया गया है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यूं तो पिछले 75 साल से ज्यादा भारतीय लोकतंत्र को गुजर गए, और अक्सर मैं ये कहती रही हूं कि भारतीय लोकतंत्र में गरीब आदमी को बहुत कम जगह, अधिकार और आजादी मिली है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं भारतीय लोकतंत्र की जो एक चमत्कार के तौर पर देखी जाती रही हैं, जैसे मायावती का राजनीति में होना, या इकरा हसन जैसी 30-31 साल की एक ऐसी लड़की जो बेहद सांप्रदायिक इलाके से आती है, एक ऐसा इलाका जिसको पूरे तरीके से सांप्रदायिकता के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस तरह बांट दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि 100 साल तक अब इस इलाके का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा जहर इसकी मिट्टी में बो दिया गया है। और उसी मिट्टी से इकरा हसन नाम की सांसद निकलती है, जीतती है। उसको सिर्फ मुसलमानों के वोट नहीं मिलते, उसको पूरे तरीके से भर भर कर हिंदुओं के वोट मिले, हिंदुओं में भी उन लोगों के वोट मिले जो पूरी तरीके से पितृसत्ता के और पितृसत्तात्मक यानी पेट्रियार्कल जो पॉलिटिक्स है उसके पूरे तरीके से शिकार हैं। पुरुषवाद अगर आप वहां देखें तो इस कदर है कि देखने से हैरानी होती है कि क्या वाकई ये भारत का ही एक हिस्सा है। उसी इलाके से इकरा हसन निकली, लेकिन आज इकरा हसन की आंखों में आंसू देखकर ऐसा लगा कि एक बार के लिए जैसे दिल टूट गया हो। इकरा हसन के लिए राजनीति कोई नई चीज नहीं है। इकरा हसन की माँ, उनके पिता, यहाँ तक कि उनके दादा, ये सभी सांसद रहे हैं और उस इलाके के कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने उस इलाके की पूरी जो राजनीति है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उसको एक तरह से डिफाइन किया है पिछली कई जनरेशंस में। लेकिन आज इकरा हसन की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि वो इकरा हसन जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों, गुर्जर जो जाति है, गुर्जर जो बरादरी है, उसकी एक मिसाल के तौर पर देखी गई। एक ऐसी मिसाल जिसपे हिंदुओं को भी गर्व था, मुसलमानों को भी गर्व था। आज इकरा ये कह रही है कि उन्हें मुसलमान बनाकर उनके कद को कम किया जा रहा है और उनकी बरादरी, उनके समाज को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के।
तो मामला ये पूरा शुरू हुआ कि उनके इलाके में शिव मंदिर को क्षति पहुंच गई और उसके बाद ये इल्ज़ाम है, ज़ाहिर है किसी एक मुस्लिम लड़के पर इल्ज़ाम है कि क्षति पहुंचाई गई और उसके बाद से ये पूरा सांप्रदायिकता का जहर यहाँ पर फैला और एक पूर्व भाजपा के जो सांसद हैं उनके ही एक निजी सहयोगी के जरिए उनके खिलाफ आतंकवादी और मुल्ली इतने ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया इकरा के लिए कि इकरा, मैंने बताया, उनके लिए राजनीति कोई नई बात नहीं है। वो समझती हैं कि जो राजनीतिक विरोधी होते हैं वो तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं जो नेता हैं उनको निशाने पर आने के लिए या उनकी राजनीति को कमजोर करने के लिए। लेकिन आप सोचिए इतने भावनात्मक तरीके से ये लड़की, और आपके मैं चाहती हूँ चारों तरफ आप ये देखिए, पूरे तरीके से 100%, 100% बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनमें कम से कम 70% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। यानी बुजुर्ग जो काका की उम्र के, जिनको बोल भी रही हैं कि यहाँ ये पूरी जो मेरी बिरादरी है इसमें तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, ये कोई मेरा नाना है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा करीबी है। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ मेरे समर्थक तो मौजूद हैं लेकिन मेरे विरोधी भी हैं। और मैं साफ तौर पर देख रही थी कि ये इस पूरी जो महफिल थी, ये पूरी जो बैठक थी, इसकी भावना एक ही नजर आ रही थी कि कोई भी इस बात का समर्थन नहीं कर रहा था कि अगर वो इकरा की राजनीतिक तौर पर भी विरोध करें तब भी महिला होने के नाते इकरा को अपमानित किया जाए। और मुझे अच्छी तरह याद है, वायर पे ही ये इंटरव्यू देखिए, इकरा का ये इंटरव्यू किया था मैंने, जिसको बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने देखा था। ऐसे ऐसे मुश्किल सवाल मैंने किए थे कि शायद कम पॉलिटिशियंस उसका जवाब दे पाते। और कमेंट सेक्शन में पहली बात तो बहुत बेहतरीन तरीके से एक मजे हुए पॉलिटिशियन की तरह इकरा ने इस बात का जवाब दिया। एक ऐसी लड़की जो कि लंदन से पढ़कर आई और सर पर ऐसे आंचल लेती है, मैंने आंचल को लेके भी सवाल पूछा। बहुत सारे हिंदू समर्थक उनके आ गए कमेंट सेक्शन में और कहने लगे कि ये कोई मुस्लिम घूंघट नहीं है, मुस्लिम बुर्का नहीं है, चाहे मुसलमान हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का या हिंदू हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसका एक ही तरीका होता है महिलाओं का, जो खासकर ट्रेडिशनल बैकग्राउंड की जो महिलाएं होती हैं वो इसी तरह से आंचल लेती हैं। अब इस पर बहस हो सकती है कि आंचल लेना चाहिए या नहीं। मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से हिंदू बड़ी तादाद में युवाओं ने कहा कि जो इकरा हैं वो उनकी हीरो हैं, उनकी नायिका हैं। एक ऐसी लड़की के साथ ये बदसलूकी की गई और इकरा ने इस बात को भी खुद कहा कि उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की और बहुत आसान है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर देना, बहुत आसान है सिर्फ एक पक्ष की बात करना। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी, कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा है, नाना है, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने ही। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब करने बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही धकियाए, ये मेरी कसौटी है और पूरे 4-5 साल जो भी मेरा टाइम बचा उस पर मैं खरी उतरूंगी। मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहां ये मुझे चलाना चाह रहे हैं। किस तरह से साफ तौर पर कह रही हैं इकरा कि मेरे खून में ही मेरी बिरादरी है। लोग कहते हैं कि मेरे आवाज़ में मेरे पापा की आवाज़ की खनक आती है, इसलिए जो गुर्जर बिरादरी का बार बार जिक्र हो रहा है कि उस बिरादरी
का मेरे खून में है और इसको कोई अलग नहीं कर सकता। और कितना जज्बाती होकर इकरा ये कह रही हैं कि मेरी बिरादरी का, मेरे समाज का पूरी दुनिया के सामने यूं सर न झुकाओ। मैं आप सबसे अपील करती हूँ, और उसके बाद वो हाथ जोड़ देती हैं। यकीन जानिए कि मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था उन्हें इस तरह से देखना, क्योंकि इकरा को मैं अब तक इस तरह से जानती रही हूँ कि एक जो महिला सशक्तिकरण है उसकी एक प्रतिमूर्ति के तौर पर एक युवा महिला मुस्लिम सांसद, बेहद पिछड़े इलाके से, पितृसत्तात्मक जो जहां जड़ें बहुत गहरी हों ऐसे इलाके से एक महिला सांसद को चुनकर भेजना, ये अपने आप में शायद बेहतरीन बहुत काम था उनके इलाके ने किया कि शायद सबसे प्रगतिशील तरीके से वो इस काम को वो कर पाए। और ये मैंने कहा कि एक चमत्कार की तरह महसूस हुआ। और इसीलिए इकरा ये भी कह रही थी अपने बयान में कि किस तरह से जो लड़कियां हैं वो आके कहती थी कि हम आपके जैसा बनना चाहती हैं। तो मुझे बहुत अफसोस और शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यही जो विरासत है नरेंद्र मोदी के पिछले 11 साल की राजनीति की, कि हर व्यक्ति को, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पत्रकार हो, या सांसद हो, या मंत्री हो। और मुझे इकरा की बात से सीधे तौर पर याद आ गए ये बिधूड़ी की ये बात उन्होंने दानिश अली के लिए जब संसद में कहा था कि ओ आतंकवादी, और दूसरी एक और गाली दी थी। ये दोनों चीजें मुझे याद आ गई कि ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की अकेली विरासत के तौर पे ये देखा जाएगा कि हर व्यक्ति को उसकी जो पहचान है, बहुत ही बुनियादी पहचान जिसमें उसका कोई योगदान नहीं है, जिसमें उसका लिंग हो सकता है, उसकी भाषाई पृष्ठभूमि हो सकती है, या फिर उसकी धार्मिक पृष्ठभूमि या जातीय पृष्ठभूमि, के धर्म के आधार पर हमारे देश को कभी किसी दुश्मन ने भी इतना नहीं बांटा जितना इस राजनीति ने पिछले 11 साल में बांटा है। इसी की दूसरी मिसाल देखने को ये मिल रही है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश से अब बिहार भेजा गया है योगी आदित्यनाथ को जहर बोने के लिए, और वही जहरीले बयान वो वहां पर दे रहे हैं। बिहार में चुनाव से ठीक पहले कह रहे हैं कि विकास बनाम बुर्के की राजनीति हो रही है। जिस तरह से कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, अपने आप में बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात भी है नहीं कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि बुर्के के अंदर फर्जी वोटरों को दाखिल किया जाए। उसके बाद बहुत अजीब सी एक मक्कार सी हंसी वो हंसते हैं और कहते हैं कि एयरपोर्ट पर जाकर भी देखिए पासपोर्ट में भी चेहरा दिखाना पड़ता है, वीजा में भी चेहरा दिखाना पड़ता है, हज और न जाने क्या क्या बातें वो कह रहे हैं। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है। कह रहे हैं कि किस तरह से जो इंडिया गठबंधन है उसको विकास नहीं बुर्का चाहिए, फर्जी वोट डलवाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पर ये दूसरी रिपोर्ट बताती है कि इसी स्पीच में जो योगी आदित्यनाथ ने दी है, आरजेडी का जिक्र 56 बार किया है, 4 बार लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया है, जंगल राज की उन्होंने बात की, और 57 बार इन्होंने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया है। इसके अलावा नीतीश कुमार का जिक्र सिर्फ 12 बार किया है, और नरेंद्र मोदी का 25 बार। आप सोचिए कि वाकई ये एक हारी हुई पार्टी की ही मिसाल है ये, कि उनके पास अपने बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कि हम इतने दिन सत्ता में रहे, 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह लिए, लेकिन उस व्यक्ति के किसी भी अचीवमेंट के बारे में, किसी भी कामयाबी के बारे में, उन्होंने आम जनता के लिए क्या क्या किया, क्या कहा, वो सब कहने के लिए नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए यहाँ आदित्यनाथ को भेज दिया गया है। तो इधर आप देखिए किस तरह से बिहार में ये कोशिश हो रही है, उधर इकरा हसन जो एक तरह से धर्मनिरपेक्षता की एक प्रतिमूर्ति के तौर पर और महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति के
तौर पर उभरी हैं, उनको जलील करने की, अपमानित करने की, आतंकवादी और मुल्ली कहने के तौर पर पूरे समुदाय को एक तरह से अपमानित करने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पर एक बात और जोड़ देना चाहती हूँ कि इस पूरे इलाके में जो बिरादरी है और जो जाति है वो इतनी ज्यादा हावी है कि धर्म बहुत पीछे रह जाता है। हुकुम सिंह का मैं जिक्र करना चाहती हूँ कि हुकुम सिंह और इकरा का परिवार, ये दोनों परिवारों ने ही पिछले कई दशकों में इस पूरे इलाके की राजनीति को डिफाइन किया है। और यहाँ तक कि बात कही जाती है कि दोनों, हुकुम सिंह का परिवार और उनका परिवार, दोनों एक दूसरे के राजनीतिक धुर विरोधी हैं, लेकिन रिश्तेदार हैं। ये एक ही गोत्र के हैं और कुछ जनरेशन पहले ये भी बताया जाता है कि ये दोनों परिवार हिंदू हुआ करते थे। जाहिर है इसका हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन हुकुम सिंह का परिवार और खुद इकरा का परिवार इस बात को कहता रहा है कि कई जनरेशंस पहले ये एक ही परिवार की दो अलग अलग ब्रांचेस हैं। यहाँ कहने का मकसद ये है कि इन दोनों परिवारों को देखा जाए तो सीधे तौर पे पता चलता है कि किसी भी धार्मिक पहचान से ज्यादा जो इलाकाई पहचान है यहाँ की, वो ज्यादा भारी पड़ती है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।